नमस्कार। आज हम सल्तनत काल यानी 1206 से 1526 ईस्वी के कुछ स्रोतों पर बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, अक्सर जब हम सल्तनत काल सोचते हैं तो लड़ाइयाँ ही ध्यान में आती हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत दिखाते हैं कि उस वक्त शासन, समाज, अर्थव्यवस्था इन सब की एक नई तरह की बुनियाद रखी जा रही थी। सही कहा। तो चलिए इन्हीं स्रोतों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है। शुरुआत प्रशासन से करें। एक बात जो मुझे हमेशा दिलचस्प लगती है वो है खलीफा से उनका रिश्ता। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण पहलू था। जैसे इल्तुतमिश को देखिए, उन्होंने बगदाद के खलीफा से बाकायदा मंशूर लिया था। मंशूर मतलब एक तरह की मंजूरी? हाँ बिल्कुल, एक तरह की आधिकारिक मान्यता जिससे इस्लामी दुनिया में उनकी हुकूमत को वैधता मिलती थी। आप कह सकती हैं कि ये उस जमाने की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन थी। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसे ही चला? मुझे याद है अलाउद्दीन खिलजी का रवैया कुछ अलग था। सही पकड़ा, अलाउद्दीन खिलजी और बाद में मुबारक खिलजी भी, इन्होंने खुद को खलीफा के नाममात्र के नियंत्रण से भी काफी हद तक आजाद रखा। अच्छा। हाँ, अलाउद्दीन ने खलीफा होने का दावा तो नहीं किया, पर वो किसी की अधीनता मानने को तैयार नहीं थे। ये दिखाता है कि सुल्तान अपनी ताकत पर ज्यादा निर्भर हो रहे थे। और इतने बड़े साम्राज्य को जमीनी स्तर पर कैसे संभालते थे? वो इक्ता प्रणाली वो क्या थी असल में? देखिए, इक्ता प्रणाली बहुत जरूरी थी। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था। स्रोत इसे हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास कहते हैं। हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास, थोड़ा समझाएंगी इसे? मतलब किसी अफसर को, चाहे वो सेना का हो या सिविल, एक इलाके से लगान वसूलने का अधिकार देना, उसे मुक्ति या वली कहते थे। ठीक है। वो उस लगान से अपना और अपने सैनिकों का खर्च चलाता था, और जो पैसा बचता था, जिसे फवाजिल कहते थे, वो केंद्र को भेजना होता था। और ये हस्तांतरणीय क्यों था? क्योंकि इन मुक्तियों का तबादला होता रहता था अक्सर हर 3-4 साल में, ताकि वो एक ही जगह जमकर बहुत शक्तिशाली ना बन जाए। समझ गया, एक तरह का कंट्रोल मैकेनिज्म। तो फिर केंद्र में कौन से बड़े विभाग थे जो ये सब चला रहे थे? केंद्र में कई दीवान यानी विभाग थे। सबसे अहम था दीवाने विजारत। ये समझ लीजिए वित्त मंत्रालय जैसा था। वजीर के अंडर सारा हिसाब किताब यही रखता था। अच्छा, और सेना के लिए? उसके लिए था दीवाने अर्ज। इसका मुखिया आरिज़े मुमालिक कहलाता था। सेना की भर्ती, उनका वेतन, घोड़े, रसद, सब इसी की जिम्मेदारी थी। और इनके अलावा दीवाने रिसालत था, जो विदेश या कभी-कभी धार्मिक मामले देखता था, और दीवाने इंशा, जो शाही खत वगैरह का काम संभालता था। ये सल्तनत की रीढ़ थे एक तरह से। क्या वक्त के साथ नए विभाग भी बने? बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया लगान वसूलने के लिए एक अलग विभाग बनाया, दीवाने मुस्तखराज। टैक्स वसूली के लिए अलग विभाग? हाँ, और मोहम्मद बिन तुगलक ने खेती को बढ़ावा देने के लिए दीवाने को ही बनाया। तो प्रशासन स्टैटिक नहीं था, बदल रहा था। और सेना में अलाउद्दीन के सुधारों की बहुत बात होती है, क्या खास था उनमें? अलाउद्दीन ने सेना को बहुत प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की। एक तो उसने स्थायी सेना रखी, मतलब स्टैंडिंग आर्मी। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था? उतना व्यवस्थित नहीं था। फिर उसने सैनिकों को जागीर की जगह नगद वेतन देना शुरू किया, कैश सैलरी। और भ्रष्टाचार रोकने के लिए 2 चीजें की। घोड़ों को दागने की प्रथा, जिसे दाग कहते थे ताकि घोड़े बदले ना जा सके, और सैनिकों का पूरा हुलिया दर्ज किया जाता था, जिसे चेहरा कहते थे। ये तो काफी आधुनिक लग रहा है उस जमाने के हिसाब से। बिल्कुल, ये बड़े सुधार थे। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की बात करें। सल्तनत चलती कैसे थी? जाहिर है खेती मुख्य रही होगी। बेशक, भू राजस्व मतलब लैंड रेवेन्यू ही कमाई का सबसे बड़ा जरिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ भी सख्ती दिखाई। उसने जमीन की पैमाइश करवाई, जिसे मसाहत कहते हैं। आन की दर बहुत बढ़ा दी थी। कहते हैं उपज का लगभग आधा हिस्सा। आधा हिस्सा? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा था। दिखाता है कि राज्य का किसानों पर कितना दबाव था। हालांकि बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने थोड़ी नरमी बरती थी। और फिरोज शाह तुगलक का नाम नहरों के लिए आता है। हाँ, फिरोज शाह ने सिंचाई पर काफी ध्यान दिया। कई नहरें खुदवाईं। इससे खेती को फायदा तो हुआ, लेकिन जो किसान इन नहरों का पानी इस्तेमाल करते थे, उनसे एक अलग टैक्स लिया जाता था, हक के शर्ब, यानी सिंचाई कर। बिल्कुल, सिंचाई कर। तो सरकारी निवेश से कमाई भी हो रही थी। खेती के अलावा शहर और व्यापार कैसे थे? सल्तनत काल में शहरों का भी खूब विकास हुआ। दिल्ली तो थी ही, दौलताबाद, लाहौर, ये सब बड़े केंद्र बने।
कपड़ा उद्योग बहुत मजबूत था। कपड़ा कहाँ का मशहूर था? बंगाल का रेशम और मलमल, गुजरात का सूती कपड़ा, ये दूर दूर तक जाता था। धातु का काम भी अच्छा था और व्यापार मार्गों पर सरायों का जाल बिछा था, जिससे व्यापारियों को काफी सहूलियत और सुरक्षा मिलती थी। तो व्यापार फल फूल रहा था। हाँ, कह सकते हैं। और लेन देन के लिए सिक्के, वो मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा वाला किस्सा बड़ा मशहूर है। हाँ, वो जरूर। देखिए, इल्तुतमिश ने पहले ही मानक सिक्के चला दिए थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये काफी चले। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक प्रयोग किया। उसने कांसे के सिक्के चलाए और उनकी कीमत चांदी के टंके के बराबर घोषित कर दी। ये थी सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी। आइडिया तो अच्छा लगता है। फिर फेल क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ज्यादा जाली सिक्के बनने लगे। सरकार इस पर रोक नहीं लगा पाई, लोगों का भरोसा उठ गया और पूरी व्यवस्था ठप हो गई। आखिरकार सुल्तान को वो सिक्के वापस लेने पड़े। ये दिखाता है कि मुद्रा बिना भरोसे के नहीं चल सकती। ये तो बड़ा सबक था। अच्छा, हमने प्रशासन और अर्थव्यवस्था देख ली। अब संस्कृति, खासकर आर्किटेक्चर की बात करें। सल्तनत काल की इमारतें तो आज भी दिल्ली में दिखती हैं। बिल्कुल, और यहीं हमें इंडो इस्लामिक शैली का जन्म और विकास दिखता है। इसमें भारतीय और इस्लामी दोनों परंपराओं का मिश्रण है। मेहराब और गुंबद का इस्तेमाल इसकी खास पहचान बन गया। जैसे कुतुब मीनार। हाँ, कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, खुद मीनार, इल्तुतमिश का मकबरा और बाद में बना अलाई दरवाजा, ये सब शुरुआती बेहतरीन उदाहरण हैं। बलबन के मकबरे में हमें पहली बार सही वैज्ञानिक तरीके से बनी मेहराब दिखती है, जिसे ट्रू आर्च कहते हैं। और तुगलकों की वास्तुकला, वो थोड़ी अलग लगती है। हाँ, तुगलक वास्तुकला थोड़ी सख्त और मजबूत दिखती है, जैसे तुगलकाबाद का किला। फिरोजशाह कोटला भी उसी दौर का है। साहित्य में क्या हो रहा था इस दौरान? इतिहास लिखने की परंपरा काफी मजबूत हुई। जियाउद्दीन बर्नी का नाम बहुत अहम है। उनकी तारीख़ फिरोजशाही और फतवाए जहांदारी उस दौर को समझने के लिए बेहद जरूरी हैं। क्या सुल्तानों ने भी कुछ लिखा? हाँ, फिरोजशाह तुगलक ने तो अपनी आत्मकथा लिखी, फितुहाते फिरोजशाही। ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इन स्रोतों से ये साफ है कि सल्तनत काल सिर्फ लड़ाई झगड़े और उथल पुथल का ही दौर नहीं था। बिल्कुल नहीं। एक कोशिश थी एक सेंट्रलाइज्ड प्रशासन बनाने की, भले ही उसमें एकता जैसी क्षेत्रीय व्यवस्थाएं थीं। अर्थव्यवस्था में नए नए प्रयोग हुए, कुछ कामयाब कुछ नाकाम, और कला संस्कृति में एक नई मिलीजुली पहचान उभरी। एकदम सही कहा। ये वो दौर था जिसने आने वाले वक्त के लिए खासकर मुगल साम्राज्य के एक तरह से जमीन तैयार की। और इसी नोट पर हम आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने देखा कि सल्तनत काल ने प्रशासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में कई नई चीजें शुरू की, कई प्रयोग किए। अब सोचने वाली बात यह है कि इन व्यवस्थाओं का, इन सांस्कृतिक रूपों का आगे चलकर मुगल काल और उसके बाद के भारतीय इतिहास पर कितना गहरा और किस किस तरह का असर पड़ा होगा। हाँ, ये सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है।